बच्चों कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। बच्चों इससे पूर्व हमने देखा था कि नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन का क्या अर्थ है, नियोजन कितने प्रकार का होता है और सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। बच्चों आज हम सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत केस स्टडी में देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो इस केस स्टडी के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान में, विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसने क्या क्या कार्य किए और इससे सतत पोषणीय विकास में कैसा परिवर्तन हमें दिखाई दिया। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बच्चों जनसंख्या के वितरण को संतुलन और पश्चिमी राजस्थान में समृद्धि लाने और मानव व अन्य पशुओं को पलायन रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे बच्चों? जनसंख्या के वितरण को संतुलन करना, क्योंकि बच्चों पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से ये सूखा जो रेगिस्तान है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान रूप से पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कैसा मिलता है? कम मिलता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ की जनसंख्या के वितरण को संतुलन लाने के लिए, दूसरा है बच्चों पश्चिमी राजस्थान में समृद्धि लाने के लिए, क्योंकि ये रेगिस्तान वाला इलाका है इस वजह से, और तीसरा है बच्चों मानव व अन्य पशुओं को पलायन रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तत्कालीन बीकानेर राज्य। बीकानेर राज्य क्यों बोला मैंने? क्योंकि आज़ादी से पहले की बात है, इसलिए बीकानेर जो राज्य था, बीकानेर क्षेत्र था, उसके इंजीनियर कंवर सेन ने भारत सरकार को 1948 में इसका निर्माण का आइडिया दिया था। ठीक है, किसने दिया था? बीकानेर राज्य के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन ने। ठीक है, अब इसकी प्रेरणा बच्चों कहाँ से मिली थी? गंग नहर से। गंग नहर का निर्माण सन 1927 में हुआ था, जो कि बीकानेर के तत्कालीन राजा के द्वारा निर्मित की गई थी गंग नहर। ठीक है, और गंग नहर की प्रेरणा से ही राजस्थान नहर का निर्माण किया गया था। अब बच्चों राजस्थान नहर ये क्या है? तो बच्चों ये देखो कि गंग नहर 1927 में बीकानेर राज्य में गंग नहर थी। ठीक है, उसका निर्माण किया गया था। उसकी प्रेरणा से 1948 में बीकानेर राज्य के जो इंजीनियर थे कंवर सेन, उन्होंने बताया भारत सरकार को कि 1948 में कि जिस तरीके से गंग नहर बनाई गई है उसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान की समृद्धि के लिए हमें राजस्थान नहर का निर्माण भी करना चाहिए। तो उस समय भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया और बड़े पैमाने पर राजस्थान नहर का निर्माण किया गया। लेकिन बच्चों नवंबर 1984 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थी, उनके निधन के पश्चात, ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात इस नहर का नाम, जो कि राजस्थान नहर था, इस नहर का नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया था। ठीक है बच्चों, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया था। तो ये राजस्थान नहर को ही इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, जबकि बच्चों गंग नहर है वो अलग है और वो 1927 में निर्मित की गई थी। ठीक है, कि प्रेरणा से बनने वाली राजस्थान नहर का नाम 3 नवंबर 1984 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थी भारत में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति हरिके बैराज से हुई है, जो कि सतलज नदी पर एक बांध है कपूरथला पंजाब में। पंजाब में एक बांध है बच्चों जो कि सतलज नदी पर है। मैं बताऊंगा आगे मानचित्र पे कि पंजाब में एक बांध है। देखो बच्चों यहाँ पर देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये यहाँ पर बच्चों देखने से पता चल रहा है कि ये जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम है यहाँ पर सतलज नदी। ये जो नदी बह रही है बच्चों, यह है सतलज नदी है। ठीक है, इसी के पास में इसी की सहायक नदी व्यास नदी, ठीक है, ये व्यास नदी भी आकर के मिलती है और दोनों का जो मिलन स्थल है, इससे थोड़ा सा आगे जाकर के यहाँ पर एक बांध बना हुआ है बच्चों, इसे कहते हैं हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज आगे जाकर के ये सतलज नदी पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर इस बांध पर
एक अलग राजस्थान फीडर, ठीक है, निकाला गया है। अब राजस्थान फीडर क्या चीज़ होता है और इसका राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर से क्या संबंध है, आइए मैं बताता हूं। बच्चों, वास्तविक रूप से इंदिरा गांधी नहर मसीता वाली हेड राजस्थान में है बच्चों, और इसकी मैं बात करूं यहाँ से और आगे जैसलमेर तक जाती है। लेकिन बच्चों, मसीता वाली हेड तक पानी लाने का जो कार्य करते हैं हरिके बैराज से मसीता वाली हेड नामक स्थान पर जो पानी लाने का काम करता है वो राजस्थान फीडर करता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये नहर नहीं है, यह फीडर है। अब फीडर और नहर में क्या अंतर होता है बच्चों? फीडर का मतलब होता है कि ये यहाँ का पानी यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, एक यातायात का काम करता है, अर्थात यहाँ पर इस जगह पर इस नहर का कोई काम या किसी भी प्रकार का जल उपयोग में नहीं लिया जाता। यहाँ हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक इस नहर का कोई काम नहीं लिया जाता, पानी का कोई भी काम नहीं लिया जाता, केवल यहाँ से पानी यहाँ पहुँचाया जाता है। इसे राजस्थान फीडर कहते हैं। और वास्तविक रूप से जो इंदिरा गांधी नहर है वो मसीता वाली हेड से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति हरिके बैराज से हुई, जो कि कहाँ पर है बच्चों? सतलज नदी पर एक बांध है कपूरथला पंजाब में। पंजाब से हरियाणा और हरियाणा होते हुए वो राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखो तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को धन की कमी के कारण 2 चरणों में विभक्त किया गया है। धन, कोई पूछे कि क्यों 2 चरणों में विभक्त किया गया था? इसका आंसर है कि धन की कमी। ठीक है, जैसे जैसे धन की वृद्धि होती गई, जैसे जैसे योजना आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इसमें और भी चरण जुड़ते हुए चले गए। पहला चरण था बच्चों 1958 से 1986। पहला चरण 1958 से 1986। इसके अंतर्गत पहला काम हुआ हरिके बैराज का निर्माण। ठीक है, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर, पंजाब में जो होकर के बह रही थी बच्चों, वहां पर बांध बनाया गया और उस बांध का नाम था हरिके बैराज। उस बांध से राजस्थान फीडर का निर्माण हुआ, जो कि 204 किलोमीटर है राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में। तीनों राज्यों में मिलाकर के इसकी टोटल डिस्टेंस है बच्चों 204 किलोमीटर। किसकी? राजस्थान फीडर की। यहाँ पर मैं बता दूं बच्चों कि यहाँ 204 किलोमीटर जो राजस्थान फीडर है यह मुख्य नहर का पार्ट नहीं है, अर्थात यहाँ पर केवल जल लाने का काम राजस्थान फीडर करता है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर स्टार्ट नहीं हुई है। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? मसीता वाली हेड से। ठीक है, मैंने बताया था मानचित्र में, मसीता वाली हेड से पूगल जो कि बीकानेर में है वहां तक इसकी मुख्य नहर 189 किलोमीटर प्रथम चरण के अंतर्गत। इसके अलावा कंवरसेन लिफ्ट नहर और 3454 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण भी किया गया था। और यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर सिंचाई प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले यहाँ पर सिंचाई प्राप्त कर रहे हैं प्रथम चरण के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, प्रथम चरण के अंतर्गत। और यह कब से कब चला? 1958 से लेकर के 1986 तक। इसके पश्चात मैं बात करूं द्वितीय चरण की, ये 1992 से स्टार्ट होकर के 2010 तक चला। और पुंगल से मोहनगढ़ 256 किलोमीटर की मुख्य नहर। बच्चों, ये मुख्य नहर है। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर पुंगल से लेकर के मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में है। और इसके अलावा 6 लिफ्ट नहर और 5606 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण भी किया गया। और इससे बीकानेर और जैसलमेर में सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चली। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि पेयजल के बारे में बताऊं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य के 9 जिलों, बच्चों कितने जिले? 9 जिलों में, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर को पेयजल मिलेगा। इस हेतु 3 पेयजल परियोजना बनाई गई थी। 3 पेयजल परियोजना बनाई गई थी। पहली है कंवरसेन लिफ्ट परियोजना, दूसरी है राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना और तीसरी है बच्चों गंधेली साहवा परियोजना, जिसे आपणी योजना भी कहते हैं। बच्चों, ये जो कंवरसेन लिफ्ट परियोजना है इसका नाम है बीकानेर नगर की जीवन रेखा। कंवरसेन लिफ्ट परियोजना को क्या कहते हैं? बीकानेर नगर की
जीवन रेखा। बीकानेर नगर तथा बीकानेर एवं श्रीगंगानगर जिले के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कवरसेन लिफ्ट परियोजना चलाई गई थी। दूसरी है बच्चों राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना, जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहलाती है। जोधपुर नगर तथा जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों के 275 गांवों के पेयजल हेतु यह परियोजना काम करती है। और तीसरी है गंदेहली साहवा परियोजना या आपणी योजना। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ सकते हैं आपणी योजना से आप क्या समझ सकते हैं। तो जर्मनी के सहयोग से चूरू, हनुमानगढ़ एवं झुंझुनू जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आपणी योजना या गंदेहली साहवा परियोजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है बच्चों, मानचित्र में देख लेते हैं किस प्रकार से है। बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर जिस तरीके से सतलज नदी आई, सतलज नदी में इसके पश्चात व्यास नदी यहां पर मिली और इसके आगे हरिके बैराज जो बांध है वहां पर बांध बना हुआ है और इसके आगे ये सतलज नदी पाकिस्तान में चली जाती है और यहां बांध में से एक निकाल करके राजस्थान फीडर निकाला जाता है और ये यहां पर मसीता वाली हेड में आ जाती है। मसीता वाली हेड से बच्चों, मसीता वाली हेड से यहां मोहनगढ़ तक, मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक हमने देखा कि यह मुख्य नहर है। ठीक है बच्चों, मसीता वाली हेड से लेकर के मोहनगढ़ तक मुख्य नहर है और इसमें विभिन्न प्रकार की शाखा और लिफ्ट। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये शाखा और लिफ्ट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि शाखा और लिफ्ट में क्या क्या अंतर होता है। शाखा तो होती है इससे पहले बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो ढाल है या ढलान है वो पश्चिम की ओर है, अर्थात पाकिस्तान की तरफ है। तो जो पानी होगा, यदि ये इसकी शाखाएं निकाली, यदि ये पानी वितरित करेंगे हम, तो इसका ढलान कैसा है, पश्चिम की ओर अर्थात पाकिस्तान की ओर है। जबकि हमें दोनों तरफ, इस नहर के दोनों तरफ, ठीक है, राजस्थान में पानी पहुंचाना है, तो हमें क्या करना होगा, यदि हम पश्चिम की तरफ पानी पहुंचाएंगे तो शाखा के रूप में पानी चला जाएगा ढलान के हिसाब से। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि हमें पूर्व की ओर, इधर की ओर यदि पानी पहुंचाना है, पूर्व की ओर यदि पानी पहुंचाना है तो ढलान इसके विपरीत है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें लिफ्ट परियोजनाएं चलानी होगी। लिफ्ट, जैसे हम जानते हैं कि लिफ्ट का काम क्या होता है, लिफ्ट का काम होता है ऊपर उठाना। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट हमें ऊपरी मंजिल पर ले जाती है, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर मशीनों के द्वारा पानी को ऊपर उठाया जाता है और ऊपर उठाने के पश्चात उसको छोड़ा जाता है, जिससे कि वहाँ ढलान हो जाती है और वो पानी एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरीके से चला जाता है। इसे क्या कहते हैं, लिफ्ट नहर। ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात है बच्चों कि इस मुख्य नहर से पूर्व की ओर सभी लिफ्ट नहरें हैं और पश्चिम की ओर क्या है बच्चों, शाखा है। ठीक है, पश्चिम की ओर शाखा है और पूर्व की ओर लिफ्ट नहर है। क्यों है, क्योंकि इसका ढलान पश्चिम की ओर अर्थात पाकिस्तान की तरफ होने के कारण पश्चिम में तो सामान्य रूप से पानी चला जाता है और पूर्व में इसकी लिफ्ट नहर बनानी होती है और पानी मशीनों के द्वारा ऊपर उठाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है, जिससे कि पानी का ढलान बन सके। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं हम कि यह मुख्य नहर है और मुख्य नहर में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक रावतसर शाखा है, ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। इसके अलावा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कवरसेन लिफ्ट नहर है बीकानेर में, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर है, गुरु जंबाजी लिफ्ट नहर है। ठीक है बच्चों, तो विभिन्न प्रकार की जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लिफ्ट नहर किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, जो कि पानी को ऊपर उठाते हैं और जिससे कि वहां छोड़ने पर पानी का ढलान नॉर्मल हो सके। उसी प्रकार से बच्चों यदि मैं बात करूं तो पश्चिम की ओर विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूंगल शाखा,
ठीक है, बिरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा, ठीक है, इस प्रकार की ये शाखाएं पश्चिम की ओर है। एक बात और बच्चों इसमें विशेष रूप से कि मोहनगढ़ से, ये जैसलमेर में है मोहनगढ़, मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर में, बच्चों मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर में एक उप शाखा भी है जिसे बाबा रामदेव उप शाखा के नाम से जाना जाता है। मोहनगढ़ से गडरा रोड तक एक उप शाखा है। कुछ जगह पर कहीं पर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जो मुख्य नहर है वो गडरा रोड तक है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, मुख्य नहर तो मोहनगढ़ तक ही है और इसकी एक उप शाखा के रूप में मोहनगढ़ से गडरा रोड तक उप शाखा है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों कि पूरा जो पश्चिमी राजस्थान का जो सिस्टम है वो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जल प्राप्त कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें यह भी देखने को मिलता है बच्चों कि यहाँ पर प्रथम चरण के अंतर्गत पूंगल तक, ठीक है, पूंगल तक पहला चरण था। पहले चरण के साथ में ही क्या क्या हुआ बच्चों, पहले चरण के साथ में ये यहाँ पर हरिकी बैराज का निर्माण हुआ, राजस्थान फीडर का निर्माण हुआ और राजस्थान फीडर में मसीता वाली हेड तक पानी आया और मसीता वाली हेड से पूंगल तक, ठीक है बच्चों, पूंगल तक पानी आया प्रथम चरण के अंदर। द्वितीय चरण में पूंगल से मोहनगढ़ तक पानी लाया गया और इसी के साथ में मोहनगढ़ से गडरा रोड तक एक उप शाखा है, एकमात्र उप शाखा है बच्चों इसकी, वो है बाबा रामदेव उप शाखा, जो कि मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर के गडरा रोड बाड़मेर तक स्थित है। ठीक है, इस प्रकार हमने मानचित्र के द्वारा इसको समझा। इसके बाद बच्चों यह भी देखा जाता है कि आखिर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हुई इसके किस प्रकार से सतत पोषणीय विकास में यह सहायक हुई, इसके सकारात्मक प्रभाव पड़े अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसको देखने पर पता चलता है बच्चों कि इसमें दोनों ही प्रकार के प्रभाव यहाँ पर देखे गए हैं। यहाँ सकारात्मक प्रभाव भी थे, वहीं कुछ मात्रा में इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले। तो इस क्षेत्र की बच्चों इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित करने का इसने काम किया है। और किस प्रकार से किया है आइए देखते हैं। पहला है पारिस्थितिकी क्षेत्र। पारिस्थितिकी क्षेत्र में जहां हम देख सकते हैं कि अधिक समय तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रमों में भूमि हरी भरी हो गई है। जहां पहले रेगिस्तान के अंतर्गत बच्चों सूखा क्षेत्र था, बहुत कम मात्रा में हरियाली पाई जाती थी, वहीं इसमें क्या है कि इस क्षेत्र में नमी उपलब्ध होने के कारण बच्चों यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है यदि यहाँ पर पानी उपलब्ध हो। और इसका परिणाम हम जानते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में भारी मात्रा में कृषिगत कार्य किए जा रहे हैं और लगभग वो पंजाब जैसी उपजाऊपन वो प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत बच्चों वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रम भी यहाँ इस क्षेत्र में चलाए गए। क्यों चलाए गए, किस कारण से चलाए गए? क्योंकि इस क्षेत्र में मृदा में नमी आ गई है नहर के द्वारा। वायु अपर्दन कम हो रहा है। पहले जहां भारी मात्रा में वायु अपर्दन होता था वहां उसके परिप्रेक्ष्य में अब कम मात्रा में वायु अपर्दन हो रहा है। ठीक है, परंतु बच्चों नेगेटिव बात क्या है, जल भराव व मृदा लवणता की पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बच्चों ये क्षेत्र किस प्रकार का है, सूखा क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ पानी जब आया तो शुरुआत में पानी के कारण से वनीकरण हुआ, चारागाह विकास का कार्यक्रम हो गया तो भूमि हरी भरी हो गई। लेकिन बच्चों यदि अधिक मात्रा में यहाँ पर अधिक मात्रा में सिंचाई के द्वारा क्या हुआ, जल भराव की स्थिति हो गई। क्योंकि यहाँ पर बच्चों की मृदा विशेष रूप से यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो जगह है वो पानी को सोखने की पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, अर्थात कुछ ही मात्रा में पानी को सोख सकती है, अधिक मात्रा में पानी नीचे धरती के नीचे इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से जल भराव हो जाती है। हमने कुछ सालों पहले बच्चों ये भी देखा था कि वर्षा होने के कारण जैसलमेर बाड़मेर में बाढ़ जैसी स्थिति भी आ गई है। बच्चों वहाँ का जो स्थल है, वहाँ का जो ज़मीन है बच्चों वो इस प्रकार की है कि वो पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख नहीं सकती, भूगर्भ में वो पानी नहीं जा सकता। इस वजह से वहाँ थोड़ी सी बारिश में ही बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। और यही यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ
पानी का जब अधिक उपयोग किया गया तो जल भराव जैसी स्थिति हो गई। मृदा में लवणता की अधिक मात्रा होने लग गई। इस वजह से जो मृदा अधिक उपजाऊ थी उसका उपजाऊपन लगातार रूप से कम होता जा रहा है। जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में हो रहा था बच्चों, उसी प्रकार से बच्चों गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी हो रहा है। और दूसरे प्रकार के जो ज़िले हैं वहाँ भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है कि मृदा लवणता जैसी समस्या वहाँ पर पाई गई है। कृषि क्षेत्र में बात करूं तो बच्चों, तो यहाँ पर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है कृषि क्षेत्र में। भारी मात्रा में उत्पादकता यहाँ पर की गई है। इसके अलावा एक कृषि वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त करने की जो हमारी सोच थी वो भी यहाँ पर विकसित की गई है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में भी यहाँ पर इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। एक वर्ष में अधिक मात्रा में हम फसल प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बच्चों समस्या फिर यहाँ पर ये भी है कि यहाँ की पारंपरिक फसलें थी, इस क्षेत्र की जो पुरातन पारंपरिक फसलें थी, चना थी, बाजरा, ग्वार आदि का जो स्थान है वो गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया, जो कि सघन सिंचाई का परिणाम है। जहाँ बच्चों ये पानी किसके लिए लाए गए थे? पेयजल के लिए। मुख्यतः यहाँ पर पेयजल की बात थी। इसके अलावा कृषि की सिंचाई किसके लिए? रक्षण सिंचाई के लिए, फसलों की रक्षा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी यहाँ पर, क्योंकि फसलें नहीं हो रही थी, उत्पादकता ना के बराबर थी, रक्षण सिंचाई की आवश्यकता थी। वहीं इस क्षेत्र में सघन सिंचाई होने लग गई, जो कि यहाँ का नकारात्मकता को दर्शाता है। और सघन सिंचाई बच्चों होने लग गई तो जहाँ एक और यहाँ की पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, वहीं यहाँ इस क्षेत्र की जो मृदा है वो लवणीय हो गई, जल भराव जैसी कंडीशन आने लग गई। इस कारण से नई प्रकार की समस्याएं भी इस क्षेत्र में जन्म लेने लग गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय किस प्रकार से हो सकते हैं। तो पिछले 4 दशकों में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में विकास हुआ है, उससे वहाँ के भौतिक पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुँची है। तो यदि आप ऐसे सोच रहे हैं बच्चों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से केवल लाभ ही हुए हैं, नुकसान नहीं, तो यह गलत होगा। लाभ हुए हैं, ज़्यादा मात्रा में हुए हैं, लेकिन बच्चों यहाँ भारी मात्रा में नुकसान भी हुए हैं। ठीक है, भौतिक पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंची है। वस्तुतः नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से पारिस्थितिकीय विकास को महत्व प्रदान करना आवश्यक है। पारिस्थितिकीय विकास बच्चों, यहाँ की जो पारिस्थितिकी थी, ठीक है, जैसे सेवण घास का उगना या सूखा पारिस्थितिकी क्षेत्र था, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र था, वो लगातार रूप से बदलती जा रही है। चाहे कृषिगत क्षेत्र हो, चाहे यहाँ का पर्यावरण हो, ठीक है, चाहे यहाँ की ज़मीन हो, चाहे जल की उपलब्धता हो, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है पारिस्थितिकी में वो लगातार रूप से परिवर्तित होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसे कौन कौन से उपाय हैं बच्चों जो हम कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला है जल प्रबंधन नीति। जल प्रबंधन नीति के बच्चों देख सकते हैं कि जल का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि बच्चों इतनी भारी मात्रा में इतनी मेहनत और पैसा लगा करके यदि हमने इस नहर परियोजना को चालू किया है तो इसकी प्रबंधन नीति को भी कठोरता से लागू करना पड़ेगा। जल प्रबंधन नीति के अंतर्गत बच्चों यह देखा जाएगा कि जो जल आ रहा है उसका प्रबंधन किस प्रकार से करना है, उचित मात्रा में कम जल के अंतर्गत अधिक लाभ हम किस प्रकार से ले सके, यह जल प्रबंधन में होगा। इसके लिए परियोजना के प्रथम चरण में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई तथा दूसरे चरण में फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान रखा गया है। मैंने बताया था बच्चों कि फसल रक्षण सिंचाई होनी चाहिए, सघन सिंचाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फसल की रक्षा कर सके इतनी ही सिंचाई होनी चाहिए। और फसल को उगाने और चारागाह विकास की भी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इसकी परिस्थिति यहाँ इस प्रकार की है कि रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पशुपालन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, पशुपालन अधिक मात्रा में किया जाता है।
और इस वजह से यहाँ चारागाह का विकास करना भी आवश्यक हो गया है। अधिक चारागाह का विकास होगा तो बच्चों अधिक पशुपालन की में सहायता मिलेगी, और पशुपालन में सहायता मिलेगी तो अधिक आर्थिक लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिल सकता है, और ये इनकी जीविका का मुख्य आधार भी हो सकता है जैसे पहले था। दूसरा है जल सघन फसलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चावल जैसी जल सघन फसलों को यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई हो सके, और जो जल अधिक सिंचाई में काम आ रहा है उसको दूसरे क्षेत्र में उपयोग में लाया जा सके। तो कमान क्षेत्र में शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों के बोने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत बागाती कृषि करनी चाहिए, जैसे कि खट्टे फलों की खेती को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो चावल, गेहूं, कपास, इस तरीके की जो फसल है वो इस क्षेत्र के लिए बेसिकली नहीं है, यहाँ की पारिस्थितिकी इस हिसाब से नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ की पारिस्थितिकी को किस प्रकार से है, जैसे कि बागाती कृषि को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, खट्टे फलों को लगाना, और इस प्रकार के प्रयास बच्चों हो भी रहे हैं लगातार रूप से। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सहयोग से इस प्रकार की बागाती कृषि को यहाँ प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा है प्रवाहित जल की क्षति को न्यूनतम करना। जो बच्चों जल बह रहा है उसमें भी भारी मात्रा में क्षति होती है, क्योंकि अनेक जगह पर ये कच्चा है, तो इसको क्या करना है, इस यहाँ पर नालों को पक्का करना है, भूमि का विकास करना है, भूमि को समतल करनी है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के कार्य यहाँ इस क्षेत्र में किए जाए, जिससे कि जो बह रहा है जल, इसकी क्षति को कम किया जा सके। बच्चों जलाक्रांत जो हो चुका है जो क्षेत्र, उस क्षेत्र में किस प्रकार से जलाक्रांत और लवणीय भूमि का उद्धार कर सकते हैं, कौन कौन सी तकनीक अपनाएं, जिससे कि जो यहाँ अधिक मात्रा में सिंचाई करने से, ठीक है बच्चों, अधिक मात्रा में सिंचाई करने से यह लवणीय भूमि जो हो गई है उसको किस प्रकार से वापस पुरानी स्थिति में हम ला सके। अगला है बच्चों वनीकरण एवं चारागाह विकास। अधिक मात्रा में वनीकरण करना चाहिए और चारागाहों का विकास करना चाहिए, जिससे कि पशुपालन अधिक मात्रा में हो सके और पलायन भी रोका जाए। आवश्यक है कि इस क्षेत्र में वनीकरण, वृक्षों के रक्षण मेखला का निर्माण तथा चारागाह विकास के कार्यों को वरीयता प्रदान किए जाए। ठीक है, और जो बच्चों ये मुख्य नहर है, इस मुख्य नहर के आसपास, इसके बिल्कुल नज़दीक में यदि हम पेड़ों का, घासों का एक साथ में एक मेखला के रूप में यदि चलाएं, और चल भी रहा है, इस प्रकार का प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा हो भी रहा है, तो हो सकता है कि यह और भी ज़्यादा विकास कर सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छठा वित्तीय एवं संस्थागत सुविधाएं। बच्चों इस क्षेत्र के लोगों को वित्तीय एवं संस्थागत सुविधाएं दें तो अधिक मात्रा में संपोषणीय विकास हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो कार्यरत निर्धन वर्ग के जो कृषक हैं उनको पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संस्थागत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बच्चों यदि हम उनके आर्थिक सुविधाओं के लिए, आर्थिक लाभ के लिए बात करें तो वहाँ उन क्षेत्रों में लोगों को, विशेष रूप से निर्धन लोगों को वित्तीय और संस्थागत सुविधाओं का मतलब होता है ऐसे संस्थानों का विकास करना चाहिए सरकारों के द्वारा, जिससे कि उनको रोजगार प्राप्त हो सके, उनको धन प्राप्त हो सके, उनको लोन प्राप्त हो सके। ठीक है, उनको ऋण प्राप्त हो सके, जिससे कि वो अपनी जीविका को आसानी से चला सके, रोजगार की प्राप्ति कर सके। ठीक है बच्चों, पशुपालन, कृषि, बागाती कृषि, ठीक है, इस प्रकार के काम भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अर्थव्यवस्था के विविध सेक्टरों का विकास भी करना चाहिए। बच्चों इस क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में यदि अर्थव्यवस्था के दूसरे सेक्टरों का विकास भी हो तो भी यह लाभदायक होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ बाड़मेर में बच्चों रिफाइनरी लगाई जा रही है। बाड़मेर में इस क्षेत्र में रिफाइनरी लगाई जा रही है क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। इस प्रकार के यदि कार्य करें तो इस क्षेत्र में समृद्धि लाई जा सकती है, इस क्षेत्र से पलायन को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने शुरुआत में देखा था कि इस क्षेत्र, यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जनसंख्या के वितरण जो कि असमान है उसको समान लाना, असमान वितरण को रोकना, पलायन को रोकना, इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि लाना। इस प्रकार से यदि हम ये काम कर सके तो यह जो हमारा उद्देश्य था वो सफल हो सकता है।
बच्चों इस पूरे पश्चिम राजस्थान में जल का कोई स्थायी सोर्स नहीं है। इस प्रकार की यदि नहर परियोजनाएं चलाई जाती है तो न इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, बल्कि समूचे इस पूरे पश्चिमी राजस्थान में सतत पोषणीय विकास को लाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने यह चैप्टर पूरा किया। यह चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चों अगली क्लास में देखेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।